देखो एक बार समझ लो, देखो क्या क्या कहा है। हमें पता है स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी इंटीग्रल ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स, माइनस बाहर के बाहर इंटीग्रल एक्स डी एक्स विल बी एक्स स्क्वायर बाई टू। अगर यही इनिशियल एंड फाइनल से लेकर कैलकुलेट किया होगा, शुरुआत की पोजीशन एक्स इनिशियल, ये एक्स फाइनल, यहाँ पर 0 से लेकर एक्स तक कैलकुलेट किया है, तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, बट बिकॉज ऑफ माइनस साइन ये इनिशियल माइनस फाइनल आया है। तो हम कहते हैं कि ये जो वर्क रहेगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों ऐसा? तो देखो हमने कहा वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट मींस स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ काम स्टोर्ड होने वाला है। ठीक है, तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं कि देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ये धीरे धीरे मैनिफेस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वही नीचे लिखा, हाफ के एक्स एम स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब इनको इक्वेट किया तो वी मैक्स की वैल्यू आ गई, इट विल बी अंडर रूट के बाय एम इंटू एक्स एम। अब कहा कि ठीक है ऐसा हो सकता है, फिर इंटरमीडिएट कंडीशन पर क्या रहेगा? तो इंटरमीडिएट कंडीशन पर बॉडी विल हैव काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी। कब? जब मैंने इसे खींचा एंड रिलीज किया, या मैंने इसे पुश किया एंड रिलीज किया। सो हमने किया हुआ वर्क स्टोर्ड हुआ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, कंस्ट्रेंट रिलीज किया वो मैनिफेस्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी। फिर कहा इंटरमीडिएट पॉइंट पर इट विल बी एडिशन ऑफ के प्लस पी, तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर जो इंटरमीडिएट पॉइंट की वेलोसिटी रहेगी, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू दोनों में से किसी भी एक के साथ इक्वेट कर। तो फिर इसे डिवाइड किया तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट के बाय एम इंटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से भी आप देख सकते हो ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू विल बी मैक्सिमम व्हेन x विल बी 0, दैट इज मीन पोजीशन। ठीक है, सो इस प्रकार से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर? अब देखो अगर इस स्प्रिंग के लिए हम ग्राफ निकालते हैं, कौन सा ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट एंड स्प्रिंग फोर्स। दिस इज x, दिस इज स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब स्प्रिंग फोर्स क्या रहने वाला है? माइनस के एक्स, हमें पता है। अब देखो x पॉजिटिव तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव, सो x जब पॉजिटिव रहेगा तब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, मतलब कहां पर आएगा ये ग्राफ? x की वैल्यू पॉजिटिव, स्प्रिंग फोर्स नीचे आने वाला है। x की वैल्यू नेगेटिव तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव रहने वाला है। ये ग्राफ इस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन है तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ये इस प्रकार से आप कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वर्क निकाल सकते हैं। ये एरिया कितना आने वाला है? इसे अगर मैं ए कहता हूं, अगर ये बी है ये ओ है, तो दिस एरिया विल बी हाफ
बेस x से लेकर xm तक, और हाइट कितनी रहने वाली है, तो ये स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू रहेगी, कितनी रहेगी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू, -k इंटू xm, हाइट बेस, तो ये आ जाएगा -12 k xm स्क्वायर। तो इस एक्सट्रीम पॉइंट पर जब आओगे तब जो वर्क किया होगा इट इज शोन बाय दिस एरिया। सही है क्या? ठीक है। अब देखो, ऐसा ही हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं क्या? देखो, मैं सिर्फ इस एरिया को ऊपर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, ऐसा ही ग्राफ हम एनर्जी के लिए निकालते हैं। अब एनर्जी निगेटिव नहीं रहेगी, एनर्जी स्केलर है। ठीक है, फोर्स पॉजिटिव निगेटिव मतलब उसकी डायरेक्शन इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। तो ये अगर मेरी एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम एनर्जी विल बी हाफ के xm स्क्वायर, या उसे ही मैं हाफ m v max स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है, मतलब ये इस प्रकार से लाइन बनेगी। ठीक है, अब ये x है, सो दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू xm, एंड दिस इज अगेन x इक्वल टू -xm। सही है। अब देखो, एट एक्सट्रीम पोजीशन इसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी? एक्सट्रीम पोजीशन तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, जिसकी वैल्यू रहने वाली है हाफ के xm स्क्वायर। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है। तो देखो, इस प्रकार से इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहने वाली है। मीन पोजीशन पर आएगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, बिकॉज x की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर से जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ती जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू, पूरी एनर्जी पोटेंशियल, जैसे जैसे x की वैल्यू 0 हुई वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। फिर से जब x की वैल्यू बढ़ते गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते गई। तो दिस इज ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्सट्रीम पॉइंट पर हाफ के xm स्क्वायर है। अब क्या ऐसा ही हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0, सो काइनेटिक एनर्जी 0,
जैसे जैसे हम मीन पोजीशन की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ते जाएगी। फिर से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे स्प्रिंग के साथ एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी होते हैं। आया क्या ध्यान में? दिस इज ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी will be ke plus p which will be constant, जिसकी वैल्यू आप आइदर हाफ के एक्सएम स्क्वायर से निकाल सकते हो या हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर से निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे काइनेटिक और पोटेंशियल की इंडिविजुअल वैल्यूज में चेंज होगी, उनकी एडिशन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप के और पी का ग्राफ निकाल सकते हो, इस प्रकार से प्लॉट कर सकते हो। सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो क्या यहाँ से आगे जाए? देखो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहने वाली है? पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या रहने वाली है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का रिलेशन हमने निकाला है हाफ एम के बाय एम इंटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर के बाय एम इंटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वही रिलेशन यहाँ पर लिखा है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये वैल्यू क्या आने वाली है, m तो चला जाएगा, हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों की एडिशन करोगे तो वह एडिशन हाफ के एक्स एम स्क्वायर ही आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो x का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, x का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। at mean position x zero potential energy zero, x zero potential energy maximum, kinetic energy maximum। at extreme position x की वैल्यू मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, x की वैल्यू मैक्सिमम मतलब ये ब्रैकेट जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, फिर आगे जाकर इसके क्वेश्चन आ जाएंगे, कौन से पॉइंट पर एनर्जी इक्वल रहेगी, 1/4 पोजीशन पर एनर्जी का प्रोपोर्शन क्या रहेगा, वो हम इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आया है कि ये पार्ट ध्यान में? देखो एक ही रिलेशन है, उसको ही हम बार बार यूज करने वाले हैं और इसी प्रकार से इनको यूज किया जाता है। चल जाए आगे यहाँ से। अब यहाँ से आगे जाएंगे तो देखो हमारे पास है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी।
कौन कौन से फॉर्म पता है आपको? तो मेनली अभी हमें बताए हैं, फर्स्ट इज हीट, ठीक है, सेकंड इज केमिकल एनर्जी, थर्ड इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोर्थ इज न्यूक्लियर, एंड एक इंटरेस्टिंग पार्ट है विच इज द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। देखो इसे हम जस्ट बेसिक पर जान लेंगे, हम इन सबको अच्छे से डील करने वाले हैं। हीट वी आर गोइंग टू स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स इन डिटेल। केमिकल एनर्जी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो या हीट वाले चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स में। केमिकल एनर्जी के बारे में भी तो नहीं, बट हीट जनरेटेड क्यों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये थोड़ा सा देखेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें पता है, ठीक है, जिसके कारण ही हमारी घर की सभी चीजें काम करती है, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस करंट फ्लो होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारा एक चैप्टर है कंप्लीट, उसमें हम ये न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी, इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड वहां पर ही हम इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी के बारे में जानने वाले हैं। बट यहाँ पर भी हमें इनके बेसिक कंसेप्ट समझ कर लेने जरूरी है। सो कौन बता सकता है व्हाट इज हीट? सो देखो, जैसे हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात की, वैसे देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ फोर्सेस विच इज कॉल्ड एज डेसिपेटिव फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स के किया हुआ काम, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ काम, ये तो स्टोर्ड नहीं होने वाला है। बट सर, हमें ये पता है एनर्जी की डिफिनेशन क्या होती है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, या फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हाँ, ये तो सही है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट आप काम करते हो तो एनर्जी खर्चा होती है, फिर ये एनर्जी जाती कहाँ है? तो इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, एंड देन उस सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है। नेचुरली एनर्जी का फ्लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा, और इस प्रकार से जो एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ट्रांसफर होती है, एनर्जी which is transferred from one body to another is called as, the energy which is transferred from one body to another because of temperature difference is called as heat। अब देखो, हाँ, ध्यान में रखो, ये हीट किसी बॉडी में नहीं रहेगी, ये ट्रांसफर होंगी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बॉडी के अंदर जाने के बाद आप इसे टेम्परेचर के फॉर्म में रियलाइज करोगे, अरे इस बॉडी को हीट सप्लाई हुई तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है। बॉडी के अंदर हीट नहीं रहती है, बॉडी के पास रहे हीट को हम कहते हैं हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है।
ये बॉडी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब जाती है तब वो हीट करके रियलाइज होती है। बॉडी के अंदर उसे अलग नाम है, ठीक है। बॉडी के पास हीट नहीं होगी, सही है। चल, अगर ये ठीक है तो व्हाट इज केमिकल एनर्जी, कौन बता सकता है? केमिकल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। बहुत बढ़िया। केमिकल एनर्जी क्या होती है? तो इट इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ एसोसिएटेड कहेंगे या हाँ, एसोसिएटेड विथ molecules and compounds which observed or which realized during chemical reaction as different molecules and compounds have different binding energy। इसके दो टाइप है जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है। एक को आप कहते हो एक्सोथर्मिक एंड अनदर वन इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एनर्जी इज रिलीज्ड, सही है ना। एंडो में एनर्जी इज एब्सॉर्ब, ठीक है। देखो, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब एनर्जी जाती है तब उसे आप हीट कहते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चेक। चेक क्या होता है? एक अकाउंट, पैसे अभी अकाउंट में ही है, मैंने चेक दिया किसी को, तो जब ये बैंक में जमा होगा, अभी पैसे यहाँ पर है, जब दूंगा तब इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये चेक मतलब पैसे है क्या? नहीं। आप दुकानदार को चेक देकर उससे सब्जी खरीदने की कोशिश करो, कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक कागज है। और इसके ऊपर अगर ये इस प्रकार से क्रॉस मार्क रहेंगे, जिसे आप अकाउंट पे ही कहते हो, कि ये चेक के पैसे सिर्फ अकाउंट में जमा हो सकते हैं, कोई इसे विड्रॉ नहीं कर सकता है। चेक दिया और पैसे लिए, तो ए के अकाउंट से निकलेंगे, बी के अकाउंट में जाएंगे। सो क्या ये पैसे है? किसी दूसरे तीसरे चौथे आदमी को देकर आप इससे कुछ खरीद सकते हो? नहीं। अभी पैसे कहाँ पर है? अकाउंट में आ गए, पैसे हो जाएंगे। अब इसे चेक नहीं कहा जाएगा। दूसरे के अकाउंट में गए, इसे पैसे कहे जाएगा, इसे चेक नहीं कहेंगे। जब ये ट्रांजिट में है देन इट इज कॉल्ड एज चेक। मैंने तो दे दिया, मुझे समझना पड़ेगा मेरे अकाउंट से ये पैसे जाने वाले हैं, इसके अकाउंट में नहीं आए, ये कहेगा जब तक मेरे पास नहीं पहुंचते हैं तब तक वो पैसे मेरे नहीं हैं। और हमारे नॉर्मल लोगों के हिसाब से दिस इज जस्ट कागज का टुकड़ा, क्योंकि ये किसी और का या इसके ऊपर नाम लिखा होगा तो ये पैसे सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट में ही जा सकते हैं। सो हमारे लिए ये पैसे नहीं रहेंगे। सो वैसे अकाउंट के अंदर पैसे,
फिर से दूसरे अकाउंट में गए, उसके अकाउंट के अंदर भी पैसे, ड्यूरिंग ट्रांजिट इट इज कॉल्ड एज चेक। तो वैसे एनर्जी इस बॉडी के अंदर रहेंगी तो आप उसे इंटरनल एनर्जी नाम देते हो। ठीक है, ट्रांजिशन हो रही है तो उसे हीट कहेंगे। इस बॉडी में चली गई तो भी आप इसे इंटरनल एनर्जी ही कहोगे। एखादी बॉडी को हीट सप्लाई की तो आपको कैसे पता चलता है? उसका इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है। क्या टेम्परेचर का यूनिट जूल है क्या? नहीं सर, टेम्परेचर का यूनिट तो केल्विन है। सो टेम्परेचर इज डिफरेंट कंपेयर टू एनर्जी। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, एनर्जी का यूनिट जूल है। मैंने किसी को जूल दिया और मुझे केल्विन में चेंज दिख रहा है, तो क्या टेम्परेचर और एनर्जी इक्विवेलेंट है क्या? नहीं सर, ये तो इक्विवेलेंट नहीं है, पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलेशन है। बॉडी को हीट मिली, उसका टेम्परेचर बढ़ा, बॉडी ने हीट दी, उसका टेम्परेचर कम हुआ। सो हीट एंड टेम्परेचर का रिलेशन है, पर हीट मतलब टेम्परेचर नहीं है। हीट एनर्जी है, टेम्परेचर इज डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, सो ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो ट्रांसफर होने वाली एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट। बॉडी के अंदर जाती है तब उसे हीट नहीं कहा जाएगा, तब उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, बाकी सब डिटेल अपन पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ध्यान में रखो, किसी भी बॉडी के पास हीट नहीं होती है, उसकी एनर्जी बढ़ती है, आपको पता चलता है बिकॉज उसका टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि बॉडी के पास हीट है, सो एक्चुअली वी आर रॉन्ग इन साइंटिफिक वे। इन साइंटिफिकली वी कैन नॉट से बॉडी हैज सम हीट। ठीक है, हम देखेंगे हमारा पूरा चैप्टर ही इस पूरे हीट पर बेस्ड है। तो तब हीट, टेम्परेचर एंड वर्क, इनका हम बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, डोंट वरी। अब देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? It is the energy which is associated with flow of electric current. बहुत बढ़िया, एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक करंट दैट इज मूविंग चार्जेस। ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? Energy associated with nuclei. न्यूक्लियस के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड रहेगी दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। ये आपको कब मैनिफेस्ट होगी? दिस विल मैनिफेस्ट व्हेन देयर इज न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में सब। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के वक्त आपको ध्यान में आएगी। अब यही न्यूक्लियर रिएक्शन के वक्त आप रियलाइज करते हो कि जो न्यूक्लियस है और उसके जो कंपोनेंट है, या न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तब मास कंजर्व नहीं होता है, कुछ मास कम रहेगा, वो मास कहा जाता है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इट इज गिवन बाय E equal to delta M into C square, where delta M is called as mass defect. केमिकल रिएक्शन में आपका मास कंजर्व होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये मास डिफरेंट रहते हैं, ये मास के डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहा जाता है, और ये कन्वर्ट होता है एनर्जी में विथ रिलेशन
energy equal to delta n into c square. That is, energy and mass are related to each other by a constant which is velocity of light in vacuum, जिसकी वैल्यू होती है 3 into 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। सही है क्या? ठीक है। अब इस प्रकार से इस एनर्जी के साथ बहुत मास के साथ बहुत ज्यादा एनर्जी एसोसिएटेड होती है। ठीक है। ओके सर, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। केमिकल एनर्जी के बारे में तो आप केमिस्ट्री में बड़े अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है। ओके, अगर इतना ध्यान में आया, बाय द वे वैसे एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? हाउ डू यू डिफाइन एनर्जी? कैसे डिफाइन करते हो एनर्जी को? Capacity to do work. एग्जैक्टली, एनर्जी इज कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है। अब अगर एनर्जी ध्यान में आ गई तो व्हाट इज पावर? पावर की तरफ जाने से पहले सिर्फ एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट है जो आप सबको पता है, वो लिख लेते हैं। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? The energy can neither be generated nor it can be destroyed. एनर्जी को जनरेट भी नहीं कर सकते हो, उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, फिर क्या पॉसिबल है? इट कैन बी Changing कन्वर्टेड form फ्रॉम one form into another form of energy. अगर ऐसा है, एनर्जी जनरेट भी नहीं हो सकती है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से कन्वर्ट होकर दूसरे फॉर्म में जाएगी, तो हम कहते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स always remains constant। ठीक है। पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब ये तो आपने पढ़ा है इसके पहले भी। अब मेरा सवाल ऐसा है, if total amount of energy in the universe is constant, then why there is so much
concern about energy conservation why prices of petrol increases continuously. अगर एनर्जी ना डिस्ट्रॉय हो रही है तो फिर क्यों इस प्रकार से पेट्रोल की प्राइसेस कम ज्यादा होती है, बढ़ती है, क्यों है ऐसा? क्यों फिर कहते रहते हैं एनर्जी सेव करो, एनर्जी सेव करो? चलो कौन बताएगा? बताओ जल्दी जल्दी। चलो मैं ये आपको होमवर्क दे दूं, आप मुझे कर इसका आंसर बताओगे सोचकर। प्रिंसिपल तो पता है नहीं, हमें बिल्कुल याद है, किसी ने नींद से उठाया तो भी मुझे याद आ जाएगा। अगर ऐसा है तो क्यों इस प्रकार से हम कहते रहते हैं? ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क।